कभी सोचा है कि अपनी आंखें तो मम्मी जैसी हैं और नाक पापा जैसी, पर फिर भी हम बिल्कुल उनकी कार्बन कॉपी क्यों नहीं है ना इंटरेस्टिंग। यही तो पूरा खेल है दोस्तों, हेरिडिटी का। और इस चैप्टर में ना हम बिल्कुल यही समझेंगे कि आखिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाते कैसे हैं। और हाँ, एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, तो चलो इसको एक ही शॉट में मास्टर कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी बेसिक से सवाल से। देखो, हम सब अपने माता पिता से मिलते जुलते तो जरूर हैं, पर फिर भी हम सब बिल्कुल अलग हैं, एकदम यूनिक। यहाँ तक कि अपने भाई बहनों से भी हम मिलते हैं, पर उनसे भी अलग हैं। तो ये जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस का खेल है ना, जिसे साइंस की भाषा में वेरिएशन कहते हैं, बस उसी को इस पूरे अध्याय में हमें समझना है। तो इस चैप्टर का रोड मैप क्या है? सबसे पहले समझेंगे वेरिएशंस को, फिर मिलेंगे जेनेटिक्स के डिटेक्टिव मेंडल से, उनके रूल्स को डिकोड करेंगे, डीएनए के सीक्रेट्स जानेंगे और आखिर में बॉय और गर्ल इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ओके, तो सेक्शन 1, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, ये वेरिएशंस मतलब ये जो इतने डिफरेंसेस हम अपने आसपास देखते हैं, ये आखिर आते कहाँ से हैं? ये आप समझ लो हेरिडिटी का सबसे बेसिक पजल है और हम इसको अभी सुलझाना शुरू करने वाले हैं। इसको समझने के लिए ना एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। एक तरफ सोचो गन्ने का खेत, सारे के सारे पौधे लगभग एक जैसे ही दिखते हैं ना। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें वेरिएशंस बहुत ही कम आते हैं। अब दूसरी तरफ देखो हम इंसानों को, हम में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसीलिए हम में हाई वेरिएशन दिखता है। हर इंसान अपने आप में बिल्कुल अनोखा है। और ये जो डायग्राम है ना, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाता है कि ये वेरिएशंस पीढ़ी दर पीढ़ी यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैसे इकट्ठे होते जाते हैं। सोचो, हर नई पीढ़ी को ना पिछली पीढ़ी से एक बेसिक बॉडी डिजाइन तो मिलता ही है, पर उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे नए बदलाव भी आते हैं। और समय के साथ यही छोटे छोटे चेंजेस जमा होकर इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतनी विविधता पैदा करते हैं। अच्छा, एक मजेदार चीज करते हैं। सब लोग अपने कान के निचले हिस्से को यानी ईयर लोब को चेक करो। एनसीईआरटी का ये बहुत ही कूल एग्जाम्पल है इनहेरिटेड ट्रेट्स का। देखो, कुछ लोगों की ईयर लोब्स फ्री होते हैं, जैसा पहली पिक्चर में दिख रहा है, और कुछ के बिल्कुल चिपके हुए होते हैं यानी अटैच्ड, जैसा दूसरी पिक्चर में है। ये जो ट्रेट है ना, ये हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है। ये बस दो अलग अलग वेरिएंट्स हैं जो हम इंसानों में पाए जाते हैं। तो ये जो पूरी इनहेरिटेंस की गुत्थी है कि आखिर कौन से ट्रेट्स बच्चों में जाएंगे और कैसे जाएंगे, इस पहेली को सबसे पहले किसने सुलझाया? तो चलिए मिलते हैं हमारे जेनेटिक्स के असली डिटेक्टिव से। उनका नाम है ग्रेगर मेंडल, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। मेंडल ने ना एक कमाल का काम किया। उन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स को मिक्स कर दिया और एक ऐसी खोज की जिसने जेनेटिक्स की नींव रखी। वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने हर जनरेशन में ट्रेट्स का पूरा हिसाब रखा, और उनकी इसी मैथमेटिकल अप्रोच की वजह से वो इनहेरिटेंस के लॉज तक पहुंच पाए। और जानते हैं उनका सब्जेक्ट क्या था? मटर के पौधे, गार्डन पीस। अब ये सवाल बच्चों एग्जाम में बहुत बार आता है कि आखिर मेंडल ने मटर के पौधे ही क्यों चुने। तो इसके कुछ सिंपल से रीजंस हैं। पहला, इनमें बहुत सारे अलग अलग और आसानी से दिखने वाले कैरेक्टर्स थे, जैसे लंबा पौधा वर्सेस बौना पौधा, गोल बीज वर्सेस झुर्रीदार बीज। दूसरा, इनकी लाइफ साइकिल छोटी थी। तीसरा, ये सेल्फ पॉलिनेट कर सकते थे। और चौथा, इन्हें उगाना भी बहुत आसान था। मतलब एक्सपेरिमेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस। ऑलराइट, तो अब हमारा डिटेक्टिव भी तैयार है और उनके पास सुराग भी हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि मेंडल ने इन मटर के पौधों का इस्तेमाल करके इनहेरिटेंस की इस मिस्ट्री को सॉल्व कैसे किया और अपने वो फेमस रूल्स कैसे दिए। तो मेंडल ने ना शुरुआत में एक सिंपल सा केस उठाया। उन्होंने सोचा कि एक बार में सिर्फ एक ही ट्रेट पे फोकस करते हैं, जैसे पौधे की हाइट। और जब हम एक ही ट्रेट की इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं तो इसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सिंपल। तो देखिए उन्होंने किया क्या। स्टेप नंबर 1, एक प्योर टॉल प्लांट यानी टीटी लिया और उसको एक प्योर शॉर्ट प्लांट यानी टीटी से क्रॉस कराया। इसको हम कहते हैं पेरेंटल या पी जेनरेशन। फिर आया स्टेप 2, इससे जो पहली पीढ़ी पैदा हुई F1 जेनरेशन, उसमें साले के सारे पौधे लंबे निकले, एक भी पौधा छोटा या मीडियम हाइट का नहीं था। ये एक बहुत बड़ा क्लू था। फिर स्टेप 3, उन्होंने F1 जेनरेशन के इन लंबे पौधों को आपस में ही सेल्फ पॉलिनेट कराया और F2 जेनरेशन में लंबे और बौने दोनों तरह के पौधे वापस मिल गए। अब इस F2 जनरेशन के रिजल्ट्स को समझने में ये पुनेट स्क्वायर हमारी मदद करता है। देखो, जब T और स्मॉल t गैमेट्स कंबाइन हुए तो हमें क्या मिला? TT, TT, एक और TT
और स्मॉल टी। यहाँ पे दो तरह के रेशियो याद रखने हैं। पहला, जीनोटिपिक रेशियो, मतलब जीन लेवल पर क्या कॉम्बिनेशन है, वो है 1:2:1, एक टीटी, 2 टीटी और एक स्मॉल टी। दूसरा है फिनोटिपिक रेशियो, यानी बाहर से कैसा दिख रहा है, तो 3 पौधे लंबे दिख रहे हैं और एक बौना, तो रेशियो हुआ 3:1। और हाँ, ये पुनेट स्क्वायर बनाना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो इसी एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने अपना पहला रूल दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब ये क्या है? सिंपल है। डोमिनेंट ट्रेट यानी प्रभावी लक्षण वो ट्रेट है जो F1 जनरेशन में अपने आप को दिखाता है, एक्सप्रेस करता है, जैसे यहाँ लंबापन यानी T। और रिसेसिव ट्रेट यानी अप्रभावी लक्षण वो है जो F1 में होता तो है पर बेचारा छिप जाता है, जैसे यहाँ बौनापन यानी T। बच्चों, ये डेफिनेशन को स्टार मार्क कर लो, 1 नंबर का पक्का क्वेश्चन है ये। तो एक ट्रेट की मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई। पर मेंडल यहाँ रुके नहीं। उन्होंने सोचा, अच्छा क्या होगा अगर हम 2 ट्रेड्स को एक साथ ट्रैक करें, जैसे बीज का शेप राउंड है या रिंकल्ड, और साथ में बीज का कलर येलो है या ग्रीन। इसी को कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब ये जो बड़ा सा पनेट स्क्वायर है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट दिखाता है। जब एक राउंड येलो यानी RRYY को एक रिंकल्ड ग्रीन यानी स्मॉल RRYY से क्रॉस किया गया, तो F1 जनरेशन में सारे के सारे पौधे राउंड येलो यानी RRYY निकले। पर असली मैजिक हुआ F2 जनरेशन में। जब F1 को सेल्फ पॉलिनेट किया गया तो F2 में पेरेंटल कॉम्बिनेशंस तो मिले ही, पर उनके साथ साथ 2 नए कॉम्बिनेशंस भी बन गए, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि दोनों ट्रेट्स मतलब शेप और कलर एक दूसरे से आज़ाद हैं, वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। और इस डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशियो है वो है 9:3:3:1। इसको बिल्कुल याद कर लेना है। मतलब 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो और 1 रिंकल्ड ग्रीन। यही रेशियो मेंडल का तीसरा नियम साबित करता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि ट्रेट्स की इनहेरिटेंस एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। तो ठीक है, हमने मेंडल के रूल्स से ये तो समझ लिया कि ट्रेट्स इनहेरिट कैसे होते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये ट्रेट्स एक्सप्रेस कैसे होते हैं। मतलब एक पौधे को लंबा या बौना बनाता क्या है? इसका जो राज है ना, वो छिपा है डीएनए में। अब ये जो फ्लो है ना इंफॉर्मेशन का, इसको समझना बहुत जरूरी है। स्टेप 1, डीएनए के अंदर होते हैं जीन्स। जीन को आप एक तरह से प्रोटीन बनाने की रेसिपी बुक समझ लो। स्टेप 2, वो जीन एक खास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन देता है। स्टेप 3, वो प्रोटीन फिर एक कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है, जैसे कि कोई एंजाइम या हार्मोन बनाकर। और स्टेप 4, आखिर में वो ट्रेट एक्सप्रेस हो जाता है, जैसे कि प्लांट हार्मोन की वजह से पौधा लंबा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जीन्स ही ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जल्दी से समझ लेते हैं। देखो, डीएनए है इंफॉर्मेशन का सोर्स जिससे प्रोटीन बनता है। जीन क्या है? जीन डीएनए का वो छोटा सा हिस्सा है जो एक प्रोटीन की जानकारी देता है। और क्रोमोसोम, ये डीएनए के अलग अलग टुकड़े हैं, पीसेस। हम इंसानों में 23 जोड़ी यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और हर जोड़ी में एक क्रोमोसोम मां से आता है और एक पिता से। इसी वजह से दोनों पेरेंट्स से जेनेटिक मटेरियल का बराबर का कंट्रीब्यूशन होता है। और अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के आखिरी और आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब ये कैसे डिसाइड होता है कि पैदा होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। देखो, हमारे जो 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स हैं, उनमें से 22 जोड़ी तो मेल्स और फीमेल्स में एकदम सेम होते हैं। फर्क आता है 23rd जोड़ी में, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। फीमेल्स में ये एक परफेक्ट पेयर होता है, दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं यानी XX, जबकि मेल्स में ये एक मिसमैच जोड़ी होती है, एक नॉर्मल साइज का X और एक छोटा सा Y क्रोमोसोम यानी XY। अब इस क्रॉस को देखो, मदर से बच्चे को हमेशा X क्रोमोसोम ही मिलेगा, लेकिन फादर से X या Y दोनों में से कोई भी एक मिल सकता है। तो अगर फादर से X क्रोमोसोम आता है तो कॉम्बिनेशन बन जाता है XX यानी लड़की, और अगर फादर से Y क्रोमोसोम आता है तो कॉम्बिनेशन बनता है XY यानी लड़का। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बच्चे का सेक्स इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे अपने पिता से कौन सा क्रोमोसोम मिल रहा है, मां से नहीं। ये लाइन एग्जाम में डायरेक्ट आ सकती है, इसको दिमाग में बिठा लो।
तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमने देखा कि रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस आते हैं, फिर देखा कि मेंडल ने मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट करके हमें इनहेरिटेंस के 3 इंपॉर्टेंट लॉज दिए। हमने ये भी जाना कि डीएनए में मौजूद जीन्स ही प्रोटीन बनाकर ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं, और आखिर में इंसानों में बच्चे का सेक्स पिता के क्रोमोसोम से तय होता है। तो याद रखिए, आपके अंदर जो भी ट्रेट्स हैं वो आपके दोनों पेरेंट्स से मिले जेनेटिक ब्लूप्रिंट का एक बिल्कुल यूनिक कॉम्बिनेशन है। साइंस की इस कमाल की दुनिया को ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहिए।